Okay, so in our last class, we had discussed about the concept of national income, and we had also discussed some of the aggregates on which the national income depends. Some of the other constituents of national income that all together give the overall concept of national income. So today here in this class, we are going to discuss the various concepts in details. Okay, we had discussed that in a very precise manner in our last class, but today we will be discussing them at some broader aspect. Okay, so the first one that is written here, we have discussed it already also, but I'll just try to explain it and keep it a little short. Okay, so gross domestic product, GDP, है ना? Gross domestic product, what do you mean by gross domestic product? I had told you that it is a concept which is based on territory. It is not a concept based on nationality. The goods and services which are produced in an accounting year within an economy is known to be the gross domestic product. जितने गुड्स और सर्विसेज एक साल में हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए, ठीक है, यानी हमारी कंट्री के ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए, उसकी पूरी वैल्यूएशन जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे मैंने बताया था, इट इज कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म। इकोनॉमिक्स में हर कुछ मॉनेटरी टर्म में ही कैलकुलेट किया जाता है। दोज थिंग्स which do not have any monetary value are not studied or included under the umbrella of economics. Okay, now the B1 is inclusion of only final goods and services. So while calculating GDP or any of the aggregates of national income, we have always to keep in mind that we will always be including final goods and services. We will exclude or we will not include intermediate goods, to which we commonly refer as रॉ मटेरियल्स। ओके, ऐसी गुड्स को हमें इंक्लूड करना है जो अब बिल्कुल रेडी हो चुका है कंजम्पशन के लिए, क्योंकि अगर कंजम्पशन से पहले आप उस रॉ मटेरियल को जिससे वो गुड बन रहा है, अगर आप उसको उसकी वैल्यूएशन निकाल के उसको जीडीपी में इंक्लूड कर देंगे तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद फिर से आपको उसका वैल्यूएशन लिखना होता है। ठीक है, पॉइंट सी कहते हैं इट इज अ कंसेप्ट बेस्ड ऑन टेरिटरी फैक्टर। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो टेरिटरी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारा जीडीपी का पार्ट है, चाहे उसको कोई भी प्रोड्यूस करे, चाहे उसको अमेरिकन प्रोड्यूस करे, चाइनीज प्रोड्यूस करे, फ्रेंच प्रोड्यूस करे, इंडियन प्रोड्यूस करे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। इफ इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इनसाइड द ज्योग्राफिकल पेरिफेरी ऑफ आवर कंट्री, देन इट इज नोन टू बी it will be the part of our GDP. Now the D point is it is calculated at current market price. It is very important, we have to stress on this. It says it is calculated at current market price. Whenever we calculate GDP, we have to take the current market price, current market price level. अभी मार्केट में क्या प्राइस लेवल चल रहा है उसके हिसाब से ही हम जीडीपी निकालते हैं। आपको पता होगा दो तरह का जीडीपी होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी, है ना। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है? नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड दिस ईयर हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ लास्ट ईयर प्राइस और प्रीवियस ईयर प्राइस। पिछले साल का जो मार्केट प्राइस था, अगर उसके साथ, है ना, हम इस साल जितना हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नॉमिनल जीडीपी मिलता है। बट वी नीड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में करंट मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड दिस ईयर। इस साल जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस के साथ हम क्या करेंगे, इस साल के प्रोडक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रियल जीडीपी मिल जाता है। अभी आगे ये है भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं ई पॉइंट, कहता है ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशन अलाउंस आर नॉट इंक्लूडेड। Transfer payments like pension allowance are not included. What does this mean? These are not the earned income, है ना। पेंशन अलाउंस आर नॉट द earned income. ये सब आपके कमाए हुए स्रोत नहीं है, है ना। ये ऐसा पैसा नहीं है जो आपने अर्न किया है, या आपको ग्रांट है ना। ये ट्रांसफर है, आपको सरकार देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है,
एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देती है ना। ये सब जो चीजें हैं ये आपको गवर्नमेंट देती है फॉर योर बेनिफिट ऑब्वियसली, बट इट इज नॉट अर्न बाय यू, ये आपने कमाया नहीं है, ये आपको ग्रांट यानी अनुदान के रूप में मिल रहा है, तो इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन्स, इसमें हम कैपिटल गेन्स को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल गेन्स क्या होता है? अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स। हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू घटने की बजाय, क्योंकि जनरली घटती है, अगर बढ़ गया तो वो कैपिटल गेन हो गया, आपको मुनाफा हो गया। इस तरह के कैपिटल गेन को भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है ये? 10 लाख की मशीनरी आपके फैक्ट्री में थी, आपने खरीदा था। अगर हम अकाउंट्स के हिसाब से देखें, सर हाँ जी, कैपिटल गेन तो वो क्या क्या कहता है, लैंड और बिल्डिंग में होता है ना हाँ बिल्कुल। ज्यादातर। तो लैंड और बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स ही तो है, ठीक तो है ना। तो हम क्या ठीक है। करें कि अगर हाँ। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का कोई मशीनरी था, ठीक है, मशीन्स वगैरह में भी हो सकता है बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, ओके। जनरली इट इज एप्लीकेबल टू लैंड एंड बिल्डिंग, बट इट कैन अप्लाई टू अदर थिंग्स ऑल्सो, अदर फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो। आपके पास कोई मशीनरी था 10 लाख रुपए का, पिछले साल आपने खरीद के लाया था, दैट यू विल कैरी आउट द वर्क ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन व्हाट हैपेंड, इस साल वो मशीनरी, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते, क्योंकि हर साल मशीनरी की वैल्यू में तो डिग्रेडेशन आ रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ इट ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, व्हाटएवर, देयर आर मेनी रीजंस, है ना। तो आप तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते, लेकिन हुआ क्या कि वो मशीनरी बनना ही बंद हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो गया, लेकिन मशीन बड़ी अच्छी थी, है ना, उसका डिमांड बहुत था मार्केट में, ठीक। तो आपका अब 10 लाख का मशीन 10 लाख का ही नहीं है, हो सकता है 15 लाख का हो गया, हो सकता है 12 लाख का हो गया, क्योंकि देयर आर मेनी सेल बायर्स हु वांट टू बाय दैट बट दे डू नॉट हैव द सप्लाई फॉर दैट। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इन द कैपिटल, है ना। आपकी आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो आपका मशीनरी है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह के बढ़े हुए वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी 10 लाख का जब आपने खरीदा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 लाख रुपीज। इस साल कितनी हो गई? 12 लाख रुपया। तो इस साल का जीडीपी में ऐसा नहीं है कि हम 12 लाख लिख देंगे, खरीदे थे आप 10 ही लाख में ना, so that 10 lakh will be taken into consideration. Now the second concept that is given here is GNP, which is known to be gross national product। कहता है, देखिए दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ फर्क डोमेस्टिक और नेशनल का है। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? दिस कंसेप्ट सेज दैट it has nothing to do with the geographical periphery or geographical boundary of a country. It has only to do with the nationality of the producer। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? who is producing? it is more concerned with this question, who is producing, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे जीडीपी में क्वेश्चन ये होना चाहिए, where are goods and services produced, कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ हम क्या सवाल पूछेंगे? यहाँ हम ये सवाल पूछेंगे, हु इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है भाई? ठीक है, क्या वो नेपाली है, क्या वो इंडियन है, क्या वो चाइनीज है, क्या वो फ्रेंच है, इस पे डिपेंड करता है। अगर वो नेपाली होगा यानी नॉर्मल रेसिडेंट होगा नेपाल का, तो उसको हम नेपाल के जीएनपी में उसके द्वारा प्रोडक्शन का जो भी काम किया गया, उसकी जो भी वैल्यूएशन है, उसको हम अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। यानी इफ अ नेपाली who owns a company in Dubai or United States and does the work of production, then the value of the total output which is being produced in Dubai or US shall also be taken into consideration, because the owner of those companies which are running in Dubai and in United States is a Nepali। ठीक है, क्योंकि उस कंपनी का ओनर जो है वो नेपाली है। who is producer? so Nepali is the producer, so will include this in gross national product। आइए एक बार इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। it is the overall value of goods and services which are produced by the normal residents of a country or an economy in a financial year। नॉर्मल रेसिडेंट्स ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किए, उनका टोटल वैल्यू क्या है, ये हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला कॉमन है कि इसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं।
है ना। दूसरा कहता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें भी सिर्फ हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे। इट इज द इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन एंड अब्रॉड द कंट्री, ये वो इनकम है जो इस देश के सिटीजन्स ने अर्न किया है, ठीक है, देश में रहकर या देश से बाहर कहीं भी। अगर उसके साथ, उस प्रोडक्शन के साथ अगर हमारे कंट्री का रिलेशन है, हमारा अगर हमारे कंट्री का कैसा रिलेशन है, उसको प्रोड्यूस करने वाला अगर नेप्लीज है ना, तो उसको हम जीएनपी में जरूर इंक्लूड करेंगे। लेकिन जीडीपी में ऐसा नहीं था ना, जीडीपी में तो एक अमेरिकन भी अगर नेपाल में आके प्रोड्यूस कर रहा था तो वो जीडीपी का हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे अगर वो नेपाल में प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या उसको हम जीएनपी में लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रोड्यूसर अमेरिका का है ना, हु इज द प्रोड्यूसर, वो पैसे सारे कमा के यूएस ले जाएगा, है ना। सो हाउ इट कैन बी द पार्ट ऑफ आवर जीएनपी? ओके, कहता है इट इज द इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन एंड अब्रॉड the country. Okay, we have discussed this. Now the D point, it does not include factor payments made to foreigners. Now it does not include factor payments made to foreigners is what? Now let's understand what is factor payment. As we know that for hiring or sorry, as we know that a producer needs different factors of production. He needs land, he needs labor, he needs capital. Okay, and for hiring or buying this factors of production, he needs to pay a certain sum of money as a payment. चूंकि वो जो है लैंड, लेबर या कैपिटल को हायर कर रहा है या परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा पेमेंट के रूप में देना पड़ेगा, है ना। अगर वो पेमेंट लेने वाला फॉरेनर है तो इस तरह के फैक्टर पेमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जीएनपी में। यानी एक फॉरेनर पैसा लेके बाहर चला जाएगा, उसका वो जो मनी हमने उसको फैक्टर पेमेंट्स के रूप में दे दिया, उसका हमारी इकोनॉमी के लिए कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई भी यूटिलिटी नहीं है, तो उसको हम अपने जीएनपी में नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि फॉरेनर्स को दिए हैं और ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि हमको नेशनलिटी से मतलब है, वो नेप्लीज होना ही चाहिए। अगर वो नेप्लीज नहीं है तो भाई उसको इंक्लूड मत करो, ठीक है। अब आते हैं ई पॉइंट, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स एंड कैपिटल गेन्स। वेरी गुड, ये भी ट्रांसफर पेमेंट्स और कैपिटल गेन्स को इंक्लूड नहीं करता है। जीडीपी भी देखिए ट्रांसफर पेमेंट्स और कैपिटल गेन्स को इंक्लूड नहीं करता है, ये दोनों सिमिलैरिटी है इनके बीच। अब आते हैं नेक्स्ट, इट इज ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट टू द मार्केट एंड हैव अ वैल्यू। कह रहा है ये सिर्फ उन गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है जीएनपी में जिसको बाजार में बेचने के लिए लाया गया हो और जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कोई कुछ ना कुछ वैल्यू हो, है ना। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बट आर हिडन बट आर नॉट प्रेजेंटेड इन द मार्केट फॉर सेल, the value of those goods and services shall not be taken into consideration। नहीं लेंगे भाई, क्योंकि बाजार में आया ही नहीं वो चीज बिकने के लिए। it was not made public, है ना। when it was not made public, when it was not offered in the market, then the value of those goods and services are almost useless for us. That's why we will not take this in GNP. Now the third point is net national product। अब हमने ऊपर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, सेकंड पॉइंट था हमारा। अब ये थर्ड पॉइंट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। कहता है कि डेप्रिसिएशन घटा दो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से तो तुमको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। Then what is the difference between net and gross? We had discussed in our last slide also that the difference between gross and net is of depreciation। depreciation का ही सिर्फ खेल है। अगर कोई चीज ग्रॉस दिया है और आपको क्वेश्चन में कहता है कि आप इसका नेट निकालो, चाहे वो जीडीपी दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आप एनएनपी निकालो, ठीक है, या फिर आपको जीएनपी दिया है और कह रहा है एनएनपी निकाल दो, तो क्या डिफरेंस है? ठीक है, जीडीपी दिया हुआ है, एनडीपी निकालना है, या जीएनपी दिया हुआ है, एनएनपी निकालना है, तो सिर्फ डिफरेंस डेप्रिसिएशन का है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी वी ऑब्टेन एनएनपी। ठीक है, यहाँ डेप्रिसिएशन के ऊपर ये स्टार साइन है ना, तो ये क्या बोल रहा है? इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स
due to wear and tear. Depreciation, you must have studied in accounts that depreciation is the degradation or the reduction in the value of the assets due to wear and tear, due to obsolescence, due to change in technology. किसी भी कारण से जब भी हमारे पास जो assets है उसकी वैल्यू में कमी आ जाता है तो उसको हम depreciation कहते हैं. इसी depreciation को हम अगर GNP में से घटा दें तो हमको NNP मिल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है. इट इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस. इसको नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं. यानी NNP क्या है? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस. क्यों इसको नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस बोल रहे हैं? देखिए, कह रहा है कि आपके पास कोई एसेट है, उसका वैल्यू है, उसका जब आपने खरीदा था तो उसका वैल्यू था 10 लाख रुपए. तो हर साल बुक ऑफ अकाउंट्स में आप 10 लाख रुपए दिखाओगे क्या? नहीं दिखाओगे. जब एक साल हो जाएगा तो आप बोलोगे कि 10 लाख का मशीनरी था, 10% तो डेप्रिसिएट हुआ ही होगा, तो क्यों ना इसकी वैल्यू में से 10% घटा दें. तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए. तो अगले साल आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख रुपए हो गई, है ना. यानी आज आपके मशीन का मार्केट प्राइस क्या है? 9 लाख रुपए है. तो यहां चूंकि डेप्रिसिएशन का फैक्टर इंक्लूड किया जाता है एनएनपी में, इसीलिए इसको नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस बोलते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो. हाजिर सर. ओके. नाउ द फोर्थ point. Fourth point is national income. Finally, we arrived at national income. So what is national income? We can define national income as the sum total of earnings of all the factors of production in the form of rent, profit, interest and wages plus net factor income abroad. कह रहा है कि एक साल में, ठीक है, हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कितना कमाएं. उन्होंने टोटल कितना रेंट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना इंटरेस्ट कमाया, कितना वेजेस मिला, इन सब को ऐड कर दीजिए. और उसके साथ एक चीज और ऐड कर दीजिए, वो है NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. अगर इसको आप इन चीजों के साथ फैक्टर पेमेंट्स के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाता है नेशनल इनकम. अब ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड हम आपको बताए थे. नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का क्या मतलब है? आपके कंट्री का एक नॉर्मल रेसिडेंट, उसका कोई बिजनेस आपके कंट्री से बाहर है और वो वहां से जब कमाता है तो उसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप समझिए क्या है. आपके यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट जब विदेश जाता है काम करने के लिए फॉर एम्प्लॉयमेंट, कितने बहुत देयर आर मेनी पीपल हु गो फ्रॉम नेपाल to Gulf countries, to US, to European countries, to African countries, just for the purpose of employment, and they earn certain revenue from there, and they bring that revenue or transfer that revenue to our country. That is also net factor income abroad. वो भी इनकम अब्रॉड ही है ना. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. उसने काम किया, उसको काम करने की वजह में क्या मिला? वेजेस मिला, सैलरी मिला. उस सैलरी को वो कहाँ लाता है? नेपाल में लाता है. यानी नेपाल में वो वेज जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन एक नेपाली ने उस वेज को जनरेट किया है, इसीलिए उसको हम नेशनल इनकम में जगह देते हैं. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट. नेशनल इनकम का यहाँ फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स प्लस NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. वही चीज यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट. फिफ्थ पॉइंट कहता है पर्सनल इनकम, PI. क्या है पर्सनल इनकम, है ना. तो पर्सनल इनकम क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम्स अर्न्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स एंड द हाउसहोल्ड्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज बिफोर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन अ ईयर. कह रहा है कि पर्सनल इनकम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है. पर्सनल इनकम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो पूरा इनकम है जो हमारे कंट्री में रह रहे सारे इंडिविजुअल्स और सारे हाउस होल्ड ने मिल करके एक साल में कमाया है. कहां से कमाया है? फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज, जहां से मुमकिन हो पाया वहां से कमाया. ठीक है. और टैक्स देने से पहले जब उसको जोड़ लेते हैं तो हमारे कंट्री का पर्सनल इनकम निकल के सामने आ जाता है. यानी हमारी क्लास में बहुत से सारे लोग हैं ना, आप लोग 37-38 लोग हैं, उन सब लोगों का इनकम हमने एक कागज पे जोड़ दिया. ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट तो बोलती है टैक्स भी चाहिए उसको, तो टैक्स लेने से पहले कितना पैसा था वो पर्सनल इनकम हो जाता है. किस टाइप के टैक्स से? डायरेक्ट टैक्स.
जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना, तो डायरेक्ट टैक्स या कोई भी बिजनेस टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। कहता है डायरेक्ट टैक्स लेने से पहले जो हमारे कंट्री के हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स ने जितना पैसा भी जनरेट किया, कमाया, वो पर्सनल इनकम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्नड को लिखा है, क्या है अर्नड, है ना। कहता है इनकम अर्नड means that income which is earned as a reward for being one of the factors of production, ठीक है। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। आपकी बुक में थोड़ा सा इसी को घुमा के एक पैराग्राफ पूरा ले लिया है वो लिखने में। कह रहा है कि इनकम अर्न मींस दैट इनकम व्हिच इज अर्नड एज अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है इनकम अर्न का ये मतलब है एक ऐसा कमाई जो कमाया गया हो, एक रेवेन्यू जो जनरेट किया गया हो, जो कमाया गया हो, अर्न किया गया हो। कैसे अर्न किया गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बन के, ठीक है। एक ऐसी कमाई जो आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। जैसे ये स्कूल एक प्रोडक्शन यूनिट है, कल्पवृक्ष, है ना, और मैं भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं। मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हूं? मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसलिए हूं क्योंकि मेरा सैलरी डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, है ना, क्योंकि मेरी अर्निंग डिपेंड करती है स्कूल के ऊपर। द मोर आई विल वर्क द मोर आई विल गेट, ठीक है। सो आई विल गेट माई सैलरी फ्रॉम द स्कूल, सो आई हैव ऑलरेडी बिकम अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। लाइकवाइज यू आर ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यू आर बाइंग सर्विसेज, नो, यू आर बाइंग सर्विसेज, यू आर द individuals, you are these individuals, है ना, who are buying these services, and in return you are paying fee. So you are also a factor of production, because factor of production is a two-dimensional force. It cannot work only in reference to the producer. सिर्फ producer के लिए ही नहीं है ये, है ना। ये दो डायरेक्शनल है। एक प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस तो कर देता है, यानी हेड सर ने गुड्स और ये सर्विसेज तो एजुकेशन का प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन भाई उसको लेने वाला, उसको एंजॉय करने वाला, उसको परचेज करने वाला अगर कस्टमर मार्केट में नहीं अवेलेबल है, सो व्हाट विल ही डू विद सच सर्विसेज, है ना। सो यू आर बाइंग दो सर्विसेज एंड इन रिटर्न व्हाट आर यू डूइंग? in return you are making a payment to whom? To the school who is rendering you those services of education, and that school is also paying me out of the money it has collected from you, it is paying back to me, and that is factor payment। वो हमको factor का payment कर रहा है कि लो भाई तुम अपना सर्विस दिए इसलिए तुमको ये पैसा देते हैं। तुम भी वही काम कर रहे हो, तुम भी स्कूल को इसलिए पैसा दे रहे हो क्योंकि तुम ये बोल रहे हो कि हमको एजुकेशन का सर्विस मिला, इसलिए आई एम गिविंग यू दिस सम ऑफ मनी एज माय स्कूल फी, है ना। तो कहता है कि इनकम अर्न का ये मतलब है एक ऐसा इनकम जो कि आपको एक रिवॉर्ड के रूप में मिलता है क्योंकि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है। बिसाइड्स दिस देयर आर सेवरल इनकम्स व्हिच आर नॉट अर्न बट रिसीव्ड, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, मैरिज अलाउंस एक्सेट्रा। कह रहा है इस तरह के अर्न इनकम के अलावा भी बहुत सारे इनकम्स होते हैं जिनको कमाया नहीं जाता लेकिन मिलता है वो आपको। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, क्या करते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने के लिए? एक बार गए म्युनिसिपैलिटी में एंड यू जस्ट गॉट योर पेपर फर्निश्ड व्हिच क्वालिफाई यू एज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड यू प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टार्ट्स गिविंग यू अलाउंस, आपको अलाउंस देना शुरू कर देती। आपने कमाने के लिए कुछ नहीं किया, है ना। कागज बनाना इज नॉट टू डू समथिंग, है ना। यू गॉट दैट सर्टिफिकेट एंड यू आर नाउ सर्टिफाइड अनएम्प्लॉयड पर्सन, which is really not good, and you are getting unemployment allowance as a reward from the side of government without rendering any services। बिना कुछ किए, बिना कोई सर्विस दिए आपको इस तरह का अलाउंस मिल रहा है। सो याद रखना है कि ये अर्नड इनकम नहीं है। ये क्या इनकम है? फिर इसको कौन सा इनकम बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम है। क्या है? ट्रांसफर इनकम, ठीक है। जैसे ओल्ड एज पेंशन मिल जाता है, मैरिज अलाउंस हमारे यहाँ नहीं मिलता, विदेशों में मिलता है मैरिज अलाउंस, है ना। शादी करने के बाद भी आपको अलाउंस मिलता है, ठीक। कहता है दैट इज व्हाई द एक्चुअल नेशनल इनकम इज नेवर इक्वल टू एनएनपी। इसीलिए कभी भी किसी देश का, ठीक है, जो नेशनल इनकम होता है वो एनएनपी के बराबर नहीं होता। आपको तो ये पता है ना कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी के, ठीक है, एनएनपी के उसमें प्रोड्यूस करते हैं, है ना। किसी भी कंट्री का जो इनकम है
नेशनल इनकम है वो एनएनपी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए एनएनपी कभी भी आपके नेशनल इनकम को शो नहीं करता। जो एक्चुअल नेशनल इनकम है उसको एनएनपी शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई हम तो ट्रांसफर पेमेंट्स ले ही नहीं रहे कंसिडरेशन में। जीएनपी कैलकुलेट किए ऊपर और जीडीपी कैलकुलेट किए ऊपर तो बोले कि नहीं लेना है, नहीं लेना है ना। जब ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेना है, जब ट्रांसफर पेमेंट यहां भी नहीं लेना है, ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट लिए ही नहीं, तो फिर हम एक इंसान ने कितना पैसा कमाया सारे पॉसिबल सोर्सेस से, ठीक है, वो तो हमने, वो पॉइंट हमारा मिस हो गया। So you have to keep this in mind that a net national product does not show or reflect the actual national income of a country. Okay, now come here. Look at PI, that is personal income, is equal to NI. पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे? एनआई में से यानी नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को घटा देंगे, उसमें से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी घटा देंगे, सोशल सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशन घटा देंगे और उसमें ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा पर्सनल इनकम। ठीक है, किसी का पर्सनल इनकम निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। कहता है बिजनेस हाउसेस, कंपनीज, joint stock companies, okay, these are the big business corporate houses. ये corporate houses क्या करते हैं? The profit that they earn, उसमें से कुछ तो जो है वो बांट देते हैं, शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, सैलरी के रूप में दे देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, है ना, दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। लेकिन फिर भी उनके पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सरकार जो इनके ऊपर इनकम टैक्स लगाती है, हमारे ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स लगाती है, इनके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगाती है। कहती है भाई तुम प्रोडक्शन का काम कर रहे हो देश के अंदर, तो देश के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ योगदान करो। कैसे योगदान कर सकते हो? तो कॉर्पोरेट टैक्स दो। गवर्नमेंट इनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट हटा देना है, उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देना है, सोशल सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशन, जैसे आपने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, आपने ये सब कराते हैं ना, ठीक है, तो इस तरह इन सब सारी चीज को, बॉन्ड्स हो गए, इन सबको हम लोग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उसको भी घटा देना है और फिर ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर देना है। जब इतना आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा पर्सनल इनकम। अब आइए, यानी आपको ये याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में एनआई दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दिया है, सोशल सिक्योरिटी दिया है, ट्रांसफर पेमेंट दिया है, कह रहा है कि निकालो तो जरा पर्सनल इनकम, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? या फिर आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम। ओके, नाउ कम टू पॉइंट 6, डिस्पोजेबल इनकम, है ना। डिस्पोजेबल इनकम मतलब है कि एक ऐसा इनकम जो सारे एक्सपेंसेस टैक्सेस बियर करने के बाद एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड के पास बचा रह जाता है। जब हम लोग पर्सनल इनकम पढ़े अभी ऊपर, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इट इज द इनकम अर्न्ड बाय ऑल द हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड प्रायर टू द सेटलमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स देने से पहले हमारे देश के सारे इंडिविजुअल्स ने और सारे हाउस होल्ड्स ने मिलकर के कितना इनकम जनरेट किया, वही है पर्सनल इनकम, हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे। अब लेकिन डिस्पोजेबल इनकम अलग है। डिस्पोजेबल इनकम ये कह रहा है कि टैक्स देने के बाद उनके पास कितना पैसा बचता है। जो टैक्स देने के बाद उनके पास पैसा बचा, वही है डिस्पोजेबल इनकम। और वही आपका एक्चुअल इनकम भी वही है, क्योंकि सरकार जो है वो आपके इनकम के ऊपर आपसे टैक्स ले लेगा। कहने को मान लीजिए कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मेरी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए तो एकदम सुनने में मस्त लगता है, 50,000 रुपए मिलेगा, है ना, लेकिन मिलता नहीं है। जब आप सैलरी लेने जाएंगे तो आपको कितना 10,000 पे 100 रुपए टैक्स लगता है ना, तो आपका 400 रुपए कट के आपको मिलेगा, ठीक, तो 500 रुपए कट के मिलेगा, यानी मिला आपको 45,500 रुपए। ठीक है, तो 45,500 रुपए जो है वो आपका क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन आपका पर्सनल इनकम एक्चुअली कितना है, 50,000। ठीक है, समझ में आया? 49,500 आपका डिस्पोजेबल इनकम है और 50,000 आपका नेशनल इनकम है। ठीक है,
अब आइए DI यानी डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे। तो डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल इनकम, सो यू विल राइट when we deduct direct taxes from personal income we get disposable income. And now here disposable income is expressed in terms of consumption and saving. disposable income क्या है? disposable income है consumption, यानी टैक्स वैक्स दे दिए, अब हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, उसमें से हम कितने पैसे का गुड्स कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, वो कंजम्पशन हो गया। और कितना पैसा बचा के बैंक में रख लिए, घर में रख लिए, ठीक है, वो आपका सेविंग हो गया। ठीक, अब आइए पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, per capita income we have heard it numerous time and we know that it is the average income earned by the households and the individuals of a country in any year। ठीक है, पूरे हमारे कंट्री के जितने भी हाउसहोल्ड्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों ने जितना पैसा टोटल कमाया उसको कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम, कि हमारे देश के एक सिटीजन का एवरेज इनकम कितना है। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी रिच, दे आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज, है ना, every hour they are generating 1 crore 2 crore because they have a big business, है ना, or they have numerous businesses established all across the globe। but there are some poor people also who are not even able to manage their both ends meet, so what will they do, है ना। so now we have a situation, on one hand side there are rich people who are earning very handsome revenues, and on the other hand we have some poor, you know, people who are deprived of many basic amenities in life, so we will combine both and we will take out the average of their income and that will become our per capita income। per capita income जितना अच्छा होता है वो उतना ही कंट्री के कंट्री, अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक सॉरी आई एम रियली सॉरी, कि कोई कंट्री है अगर उसका पर कैपिटा इनकम हाई है, that shows that country is economically prosperous, that country is economically developed। okay, अब आइए आपके, अभी यहाँ पे हम लोग अभी पर कैपिटा इनकम में एक चीज और है, what is the relation between per capita income and national income? when we divide the national income by the population of the country we get per capita income। per capita income is also calculated on GDP, it is called GDP per capita income। ठीक है, नेशनल इनकम यहाँ लिखा है, इसका तो ये मतलब है ना कि ये फॉर्मूला अगर अच्छे से लिखें तो NNP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन हो गया ये, है ना। फॉर्मूले को अगर एकदम बिल्कुल इकोनॉमिक टर्म में लिखें तो ये हो गया कि हम जब NNP को पॉपुलेशन से डिवाइड करते रहे तो हमको मिल जाएगा PCI, दैट इज पर कैपिटा इनकम। लेकिन कह रहा है कि GDP पे पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, तो क्या करते होंगे ये लोग, GDP को डिवाइड कर देते होंगे पॉपुलेशन से। जब GDP को पॉपुलेशन से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा GDP PCI, तो आप ऐसा लिख लीजिए GDP PCI। ठीक, अब आइए यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है आप लोग को, इसमें आप कंट्री वाइज पर कैपिटा इनकम चेक कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आपके लिए चेक कर देता हूँ। दिख रहा है ये स्क्रीन? हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, इस स्क्रीन में देखिए ग्लो प्रो सर्विसेज करके एक वेबसाइट है, ये हर साल GDP वाइज कंट्रीज की लिस्ट बनाता है ना। देखिए इसमें सबसे पहले टॉप 15 कंट्रीज दिया हुआ है आपको, जो लास्ट ईयर 2020 के हिसाब से। ठीक है, नॉर्मली अगर आप रैंकिंग देखें, हर साल का एवरेज रैंकिंग देखें तो नॉर्मल नंबर 1 पे कौन रहता है, US, नंबर 2 पे कौन है, चाइना, नंबर 3 पे कौन है, इंडिया, है ना। ये 3 वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। ठीक,